अभी एक इंटरव्यू, सुपरवाइजर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूं। जो सुपरवाइजर में जनरली किसी हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर में, नर्सिंग में, कोई छोटा हॉस्पिटल में किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, या बड़े हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर में किस तरीका से एक सुपरवाइजर का इंटरव्यू होता है, क्या 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 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन जनरल वे में, वो मैं बता रहा हूं। एग्जैक्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन कहीं मायने नहीं है, जो सेम क्वेश्चन कहीं रिपीट होगा, ऐसा नहीं है जब बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ताकि सेम क्वेश्चन रिपीट आ जाएगी, हमें नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इन जनरल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हॉस्पिटल में पूछा जाता है। तो मैं, आप लोग जितना भी व्यूअर हैं, अगर वो देखना चाहते हैं जो एक सुपरवाइजर का इंटरव्यू हॉस्पिटल के लिए खास करके, तो उसमें क्या क्या जनरल क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के टॉपिक को कवर किया जाता है, क्या नॉलेज होती है, तो वो मैं एक अभी मॉक ड्रिल टाइप की एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। उसमें आपको हम सारा चीज डिटेल से एक एक करके बताएंगे, जो क्या क्या होता है, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, कैसे हमें इंटरव्यू पास करना होगा किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। जो आदमी हम आपके सपोर्ट के लिए हैं, अगर सपोज सुपरवाइजर के लिए आप हमारी बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और आप दूर हैं, अगर चाह रहे हैं ये इंटरव्यू देख के भी अगर आपको हेल्प हो रही है, तो हम लोग आपके हेल्प के लिए और सपोर्ट के लिए हमेशा तत्पर हैं और आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास गजेंद्र हैं और मैं गजेंद्र से स्टार्ट करता हूं इंटरव्यू कंडक्ट कराने के लिए, और शुरू करते हैं इस चीज को लेके। हेलो गजेंद्र, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा। आप बताइए, अपने बारे में बताइए कुछ, कैसे आप सुपरवाइजर के लिए जॉब के लिए आए हैं, क्या है? सर मेरा नाम गजेंद्र है, मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी जी। सर मैंने जगह जगह मतलब रोजगार चैनल पे, मतलब ऐप्स पे अपना प्रोफाइल डाला, लेकिन वहाँ पे मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन मैंने यूट्यूब पे एक बार चैनल देखा सर का, रोजगार की बात, तो उस पर देखने के बाद में मैं मतलब यहाँ पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में यहाँ पे फिर फ़ोन करने के बाद में यहाँ पे मतलब जुड़ने के बाद में मुझे यहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग मिली है, और हेल्थ केयर के क्षेत्र में मतलब काफ़ी कुछ मुझे सीखने के लिए मिला है, और मेरी ग्रूमिंग भी बहुत अच्छे से हुई है। ये है सर। आप अपने बारे में ये चीज बताइए, जो आपको कहाँ, इससे पहले कभी आपने किसी हेल्थ केयर में काम किया आपने? नहीं सर, हेल्थ केयर में मैंने काम नहीं किया है। किसी हॉस्पिटल में काम नहीं किया? नहीं सर, मैंने नहीं किया। आप फ्रेशर हैं? जी मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। ओके, तो आप फ्रेशर हैं, तो आपको बताइए कैसे किसी हॉस्पिटल में, अपने हॉस्पिटल में आपको कैसे जॉब लगा दूं, आप बताइए हमें। नहीं सर, मुझे यहाँ पे फ्रेशर को जॉब ही नहीं देता, मुझे तो एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। नहीं सर, मुझे यहाँ पे 10 डेज की इतनी ट्रेनिंग इतनी अच्छे से मिली है, अच्छा, कि मैं मतलब टैकल कर सकता हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है जी। 10 दिन में मुझे मतलब हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी कुछ। आप क्या क्या चीज जानते हैं? आप बोलते हैं हेल्थ केयर में आपके पास सब कुछ नॉलेज हो गया, आप ये बोलना चाहते हैं? जी जी। तो आपको हेल्थ केयर में सारा चीज, आप हॉस्पिटल में के डॉक्टरी का भी काम कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं सर, मैं डॉक्टर का नहीं, जैसे कि हमें यहाँ पे सुपरवाइजरी के लिए मतलब पोस्ट मिलेगी, तो उसके अंदर है हाउसकीपिंग के लिए और जीडीए के लिए, मतलब हमें इस तरह से तैयार कर दिया है। जो सहायक जितना भी स्टाफ होता है, डॉक्टर तो एक अलग चीज होगी, लेकिन जो इसके नीचे जितना भी है हॉस्पिटल को संभालने के लिए जितना भी स्टाफ होता है, तो उसको हमें तैयार किया जाता है इस कंपनी के अंदर। अच्छा, तो जैसे मतलब हाउसकीपिंग के अंदर हमें मतलब जैसे सबसे पहले जो क्लास थी हमारी BMW करके होती है, जिसमें बायो मेडिकल वेस्ट करके। मुझे आपकी क्लास में क्या हुई थी उसमें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जो हॉस्पिटल में चाहिए, क्या वो आपको अगर आता होगा तो हमें आपका सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। आप मुझे बेसिक चीज बताइए। आपको, आपने बोला पहला 2 फ्रेशर हैं, दूसरे आप बता रहे हैं जो हमें ये सारे चीज ट्रेनिंग मिला। अगर जो ट्रेनिंग नहीं मिलता, इसका मतलब आप हमारे हॉस्पिटल में काम नहीं करते अच्छे। आप बताइए क्या करेंगे हमारे, अगर हॉस्पिटल के एक अच्छा मेंटेनेंस काम करना है, क्लीनिंग प्रोसेस रखना है, तो उसको इन्फेक्शन ना हो, आप क्या चीज ध्यान रखेंगे इससे जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करके रखेंगे हमारे हॉस्पिटल में? जी, इसके लिए हमें मतलब यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें हमें अलग अलग तरह के केमिकल्स के बारे में बताया गया है। और किस टाइप की केमिकल्स आपको बताया? जैसे सर R1, R2, R3, और उसके बाद में R4, R5, R6 और R9। तो उसके अंदर R1 जो है, उसके अंदर जो टाइल्स होती है। सिर्फ क्या केमिकल्स आपको डिसइंफेक्टेंट है, मतलब इन्फेक्शन हटाने के लिए है, या कोई और भी केमिकल्स आपको इन्फेक्शन हटाने के लिए? सर इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड करके केमिकल्स होता है। जी जी। तो वो सबसे ज्यादा मतलब यूज किया जाता है। आपने कभी यूज किया सोडियम हाइपोक्लोराइड? सर नहीं, मैंने अब तक नहीं किया, क्योंकि मेरी। तो आप कैसे यूज करेंगे जब आपने अभी तक यूज नहीं किया? तो हमारे इतना बड़ा हॉस्पिटल को आप तो बर्बाद कर देंगे, आपको पता ही नहीं होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है और पानी क्या है। जी जी। आप कैसे यूज करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड? जी सर, उसका एक रेशो होता है, उसे ना 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर 1% मिलाया जाता है, यानी कि 1 लीटर का 10 ml इस रेशो में उसे मिलाया जाता है, और वो तैयार किया जाता है। ओके। 1 लीटर के हिसाब से मतलब तैयार किया जाता है। 1 लीटर के अंदर 10 ml मिलाया जाता है। 1 लीटर में 10 ml, तो कितना परसेंटेज हो गई? सर 1% हो गया। 1% हो गई जी। तो 1% में कितना इन्फेक्शन हट सकती है, क्या रेशियो होगी? क्या 100% इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है ये?
सर उसके लिए हम अलग से भी मतलब जो R1 सीरीज है उसके अंदर भी कई तरह के अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। जैसे कि मान लो R9 है, जैसे मान लो कोई हार्ड स्टेन है उसको साफ करने के लिए। चलिए ये केमिकल्स के लिए आप बताते हैं। आप मुझे ये बताएंगे अगर पेशेंट को हमें कहीं से शिफ्ट करना हो, जी शिफ्ट करते हैं जी, तो पेशेंट शिफ्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज निगरानी रखना होता होगा, क्या निगरानी रखते हैं आप? सर शिफ्टिंग के लिए दो तरह से देखा जाता है। सबसे पहले अगर एम्बुलेंस के अंदर आया है तो उसमें अगर ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको हम 2 लोगों की सहायता से उसे मतलब व्हील चेयर पे, अगर वो चल सकता तो व्हील चेयर पे ले लेंगे, नहीं तो स्ट्रेचर पे लेते हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरा ये देखते हैं कि अगर उसे व्हील चेयर पे इमरजेंसी में अगर ले जा रहे हैं तो स्लोप होना चाहिए उस हॉस्पिटल के अंदर। तो स्लोप पे मतलब, और उसमें तरीका भी बताया गया कि किस तरह से व्हील चेयर को हमें हैंडल करना है। ठीक है। तो आज आप अभी तो फ्रेशर हैं, आप एक बार बताइए कितना लोग को आप अपने अंदर में काम करा सकते हैं, कितना हाउसकीपिंग आपके अंदर की क्या कैपेसिटी, क्या 100 लोग को हैंडल कर पाएंगे या 50 लोग को, कितना लोग को आप हैंडल कर पाएंगे? नहीं सर 50 अभी तो नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद में मैं 50 लोगों को कर सकता हूँ। अच्छा, अभी कितना कर सकते हैं आप? अभी सर 20-25 के करीब में कर सकता हूँ। आप 20-25 में आप 100% उसको अच्छे से सफिशिएंट वे में आप उनको आप केयर कर सकते हैं सारे बच्चे को। क्या चीज निगरानी रखेंगे 20 बच्चे को और 50 दे दूंगा तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं सर सारा एक्सपीरियंस का खेल है, तो उसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा आपसे, मतलब अभी 10 डेज की मुझे ट्रेनिंग मिली है, उसमें मतलब जैसे एक 3 महीने के बाद में मतलब इतना एक्सपीरियंस मैं गेन कर लूंगा तो मैं बड़ी टीम को भी हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपका ये रहा, अगर हम एक्सपीरियंस का ऐसा रहेगा, आपका 3 मंथ्स के बाद आप बड़ी टीम को हैंडल करेंगे, 3 मंथ तक में आप अभी आपको टाइम लगेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। दोस्तों मैं अभी आपको जनरल फीडबैक देता हूं, यहाँ पे भी जो गजेंद्र ने दिया मैं लाइव टू लाइव फीडबैक देता हूं ताकि आपको भी उस चीज में हेल्प हो पाएगी। इन्होंने बताया जैसे फ्रेशर हैं, इन्होंने काम नहीं किया है, बट शायद इन्होंने काम किया था, अभी इन्होंने नहीं बताया जो मैंने काम किया कहीं पे भी, और हॉस्पिटल के फ्रेशर बताए इट्स ओके। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने काम नहीं किया तो कुछ पॉजिटिविटी आप अपने अंदर में रखिए, जैसे कि इन्होंने बोले हमें 3 महीना के हमें टाइम लगेगा, 3 मंथ के बाद हम कर लेंगे। अगर आपके पास पूरा नॉलेज है, ज्ञान है, 3 महीना नहीं, मैं अभी से तैयार हूं, मुझे जितना भी पर्सन को अगर हॉस्पिटल हमारे ऊपर में लगेगा कैपेबल है उतना आप दे सकते हैं और उतना को मैं कैपेबल में करके दिखाऊंगा। करके दिखाने की टेंडेंसी आपके अंदर होना चाहिए, ना कि हमें नहीं सर मुझे अभी 10 दे दीजिए, बाद में 20 देंगे, बाद में इतना देंगे। क्योंकि अगर हम 50 हॉस्पिटल में 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है और 50 में से 25 को ही हैंडल कर पाएंगे तो एक दूसरा सुपरवाइजर की ऑप्शन क्रिएट हो जाती है, वहां पे दूसरा सुपरवाइजर रखना पड़ेगा। या तो हॉस्पिटल दूसरा सुपरवाइजर को ढूंढेंगे जो 50 की कैपेबिलिटी को 100% कैपेबल हो, या अदरवाइज 2 सुपरवाइजर में उनकी कॉस्टिंग जाएगी तो आपकी सिलेक्शन रेशियो थोड़ा कम हो सकता है। तो इस चीज को छोटा छोटा पॉजिटिव वे में थोड़ा और भी आपको देखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस रहते तो और अच्छा हो सकता था। यहाँ पे फ्रेशर हैं तो फ्रेशर में थोड़ी चांसेस कम रहती है, लेकिन फ्रेशर के बावजूद भी एक पॉजिटिविटी आपके अंदर में, हाँ मैं कर जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं ये चीज जानता हूँ या इतना चीज का है, ये सारा चीज ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनसे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभयनाथ मिश्रा हुआ सर, मैं मधुबनी बिहार से आया हूँ। अभयनाथ मिश्रा, मधुबनी बिहार से आया हूँ जी। अब है आप बताएंगे आप इससे पहले कोई काम किए हैं? पहले मैं अपना लोकल टाउन में एक क्रिप्स था हॉस्पिटल, वहाँ पर कौन सा हॉस्पिटल था? क्रिप्स हॉस्पिटल, लगभग 13 मंथ मैंने काम किया था वहाँ पर। 13 मंथ मतलब 1 साल 1 मंथ। 1 साल 1 मंथ। क्यों, क्या वजह होगी, क्यों छोड़ दिया आप वहाँ पे? सर कुछ अपना पर्सनल इशू था और हमको कहीं बाहर निकलना था, इसीलिए जो वहाँ से छोड़ दिया हमने। मतलब पर्सनल इशू था इसलिए छोड़ दिया आप। तो अभी तक आपने सिर्फ 1 साल 1 महीना ही काम किए हैं पूरा लाइफ में, या इससे पीछे भी कहीं काम किया है? नहीं सर, बस वही काम। मतलब अभी तक में आपकी 1 साल 1 महीना काम किया, इसके बाद हमारे इस हॉस्पिटल में आपने इंटरव्यू के लिए आप आ गए? जी सर। ठीक है, आप बताएंगे उस हॉस्पिटल में क्या चीज देखते थे? अकेले थे और सुपरवाइजर थे आपके साथ? नहीं सर, मैं सिंगल था वहाँ पर, 40 बेड का था हॉस्पिटल वहाँ पर, वो 2 फ्लोर का था। 40 बेड की हॉस्पिटल थी, 2 फ्लोर की थी। ओके, कितना ऑक्यूपेंसी रेट क्या था? पेशेंट कितना आते थे उसमें से, आपको क्या लगता था? वहाँ पेशेंट डेली 4-5 आते थे। 4-5 थे। और कितना सुपरवाइजर आप अकेले थे? अच्छा, क्या क्या चीज देखते थे आप वहाँ? सफाई देखते हैं, सफाई कराना काम था मेरा। अच्छा, सफाई के अलावा क्या देखते थे? पेशेंट केयर भी पेशेंट को कोई समस्या ना हो, क्या समस्या है उसको तो सॉल्व करते थे। ओके, आपने कभी आईसीयू में क्लीनिंग करवाया? जी सर, मैंने करवाया। क्या ध्यान रखते हैं आईसीयू में क्लीनिंग करने का, कैसे करवाते थे आप?
आईसीयू में जो है देखने कहीं धब्बा नहीं लगा हो, कहीं खून तो ना लगा हो, पूरा लगा रहेगा खून तो क्या कराएंगे, कैसे क्लीन कराएंगे आप? तो उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से अच्छी तरह से उसको साफ करवाएंगे। उसको क्या करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड लाएंगे और उसमें डाल के उसको पहले एक कॉटन लाएंगे, कॉटन से वहां पर उसको ढक कर वहां पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल तैयार करके उसको वहां पर करके अच्छा तरह से क्लीन करेंगे। अच्छा, उसको 100% ओके करके क्लीन करके जो में डालेंगे। जी सर। ओके, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मैनेजमेंट। तो आप क्या आपके सेफ्टी किट सब नहीं पानेंगे आप? ये सारा चीज करेंगे, ये सारा चीज करेंगे तो आपको पहले यहाँ पर सर साइन बोर्ड लगा देंगे, उसके बाद जो है वो जीटी या हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाएंगे, उसको सारा पीपी किट बनाकर तैयार करेंगे, फिर वो क्या कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल तैयार करेंगे, उसके बाद वहाँ छिड़काव करा के उसको 15-20 मिनट वेट करेंगे और उसको अच्छी तरह से क्लीन करके उसको एक पीले रंग के गार्बेज में पैक करके पीले येलो रंग के डस्टबिन में उसको हम रख देंगे। ओके, ठीक है। आप एक बार हमें ये चीज आप बताएंगे जो कितना आपने आईसीयू, और आईसीयू का केस क्रिटिकल होता है या जनरल वार्ड की केस क्रिटिकल होता है? आईसीयू का सर। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? आईसीयू में सर तो बाहर से कभी किसी पेशेंट को लाते हैं तो उसको सबसे पहले आईसीयू में ही भर्ती करते हैं, उसका जब वहां पर कुछ सुधार होता है तो उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद अभय आपको। मैं अभय का जनरल फीडबैक आपको देता हूं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 1 साल 1 मंथ काम किए हैं, इनकी जो एक्सपीरियंस रही है इसमें थोड़ा और भी एड ऑन करने की जरूरत है। एड ऑन में ये चीज आएगी जैसे नॉलेज के बेसिस पे ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि इन्होंने बोला 40 बेड की हॉस्पिटल थी, 2-3 पेशेंट की एवरेज रेशियो रहती थी, और 40 बेड में इनकी बेड की कैलकुलेशन में और इनको नॉलेज की डीप की नॉलेज की जरूरत होगी। और अगर ये डीप नॉलेज, उसकी नॉलेज जहां भी जो वार्ड है, कहां पे कितना बेड है, क्या है, ये आप किसी हॉस्पिटल में अगर आप काम करते हैं तो 100% उसकी पूरा डीप नॉलेज ले लीजिए। कितना आईसीयू बेड है, कितना जनरल वार्ड है, कितना सीसीयू बेड है, कितना एनआईसीयू बेड है, ये सारी चीज 40 बेड का फुल कैलकुलेशन होना चाहिए। यहाँ पे पेशेंट का रेशियो क्या है, कितना पेशेंट आते हैं, कितना जाते हैं, ये थोड़ा डिटेलिंग में आपको बात करना पड़ेगा। और डिटेल में जैसे कि किसी चीज को जल्दबाजी हमें नहीं करना होगा। जैसे इन्होंने सीधा अगर ब्लड की केस आई तो उन्होंने डायरेक्ट हमें बता दिए जो ब्लड में हमें सीधा ब्लड के सोडियम हाइपोक्लोराइड की, उसका एक प्रोसेस प्रोटोकॉल होती है, वो प्रोसेस प्रोटोकॉल हमेशा निश्चित रूप से उनको ये बताना चाहिए था। वैसे इस चीज को अपग्रेड करके रखेंगे तो आप इंटरव्यू में निश्चित रूप से आपको हेल्प होगी। और मैं नेक्स्ट आते हैं इन पे, आप इनकी माइक एक बार इनको दे देंगे तो और हम एक बार बात कर लेंगे। आप महेंद्र हैं, बताइए महेंद्र, अपने बारे में बताइए आप। सर मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं यूपी आगरा से हूँ, जिसमें कि मैं एक एसआर हॉस्पिटल में जॉब करता था एज ए सुपरवाइजर। तो वहाँ पर करीब करीब 45 बेड थे जो कि मैं हैंडल करता था, और काफ़ी उसमें मेरे अंदर में जो कम से कम 15 लड़के जो मेरे अंडर में काम कर रहे थे उनको मैं हैंडल करता था, और किसका क्या कार्य है, किसका क्या काम है, कैसे करना है, पब्लिक को किसी भी तरह की कोई इशू नहीं होना चाहिए कि हमें यहाँ पे सही सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो मैं उसको देखता था। और सारे डिपार्टमेंट है, जो जनरल वार्ड है, आईसीयू है और ऑपरेशन थिएटर है, सबको मेरा देखभाल था कि किसी को यहाँ तक कि पब्लिक को और प्लस हॉस्पिटल में रहने वाले लोगों को कोई ऑप्शन ना हो। ओके, आपके अंदर में कितना लड़के थे काम करने के लिए? सर मेरे अंदर में करीब करीब 15 लोगों लड़के थे मेरे अंदर। उसमें हाउसकीपिंग भी थे और जीडीए भी थे या दोनों मिक्स थे 15 लोगों में? नहीं सर, हाउसकीपिंग में ही थे 15 थे। आप जीडीए भी देखते थे अलग से? हाँ मैं जीडीए भी। जीडीए में कितना थे लोग? जीडीए में थे करीब करीब 8 लोग। तो टोटल कितना हो गए? टोटल हो गए सर क्या नाम है सर 23 लोग। 23 लोग हो गए। 23 लोग को एक शिफ्ट। आपका कौन सा शिफ्ट था, मॉर्निंग या नाइट? सर मॉर्निंग सर मेरा। ओके, मॉर्निंग शिफ्ट में आप काम करते थे। 23 लोग को आप कैसे हैंडल करते थे? कैसे उनकी ड्यूटी में लीव भी देते होंगे, उनको काम भी करवाते होंगे, उनको ट्रेनिंग भी देते होंगे? क्या सुबह से लेकर शाम तक में शॉर्ट में मुझे बताइए क्या प्रोसेस थी आपकी, कैसे आप कैसे काम करते थे सुबह आके? सुबह आके सर जैसे ही मेरी एंट्री होती थी सबसे पहले तो मैं उनकी किस ग्रूमिंग में आए हैं वो उनके नेल्स है कि चेक करता था, उनके शू, उनकी ड्रेसेस, उनका हेयर स्टाइल या कुछ भी कुछ गलत तो नहीं है, अच्छी तरह से उनको चेक करके उनको प्रोवाइड करके। हाँ, और कुछ गलती जो उनकी होती थी तो मैंने समझाता था कि आपकी ये गलती है ताकि आपको आगे ये कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले उनको पूरा पर्सनली चेक करता था जब मैं उनको एंट्री कराता था। उसके बाद एंट्री करा के फिर मैं उनको उनकी अलग अलग शिफ्टों में भेज दिया करता था कि आप 3 लड़के उस जगह चले आइए, 4 उस जगह चले आइए, 2 ऑपरेशन थिएटर में चले आइए और 3 ग्राउंड में चले आइए। ऐसे करके मैं सबको हैंडल करता था और सबका जो कार्य होता था उनको मैं बता देता था।
उसके बाद जब वो अपना कार्य कंप्लीट कर लेते थे तो मैं फिर उनके पास जाता था और देखता था कि मेरा कार्य समय पर हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सब बातों में मेरा गौर करता था, क्योंकि मैं सुपरवाइजर के तौर पर हूं तो मेरा ये बनता है, हक है कि मैं उनको चेक करूं। और उसके बाद जैसे ही मुझे समय मिलता था, टाइम अगर हो जाता था कि जॉब कर काम करते करते, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम के अकॉर्डिंग उनको लंच पर भी भेजता था, एक के बाद एक के बाद, ताकि कोई इश्यू ना आए, किसको जरूरत हो तो भगदड़ ना मच जाए। तो इस हिसाब से मैं सब कुछ देखता था। और उसके बाद फिर मैं उनको और भी क्या नाम है उसका काम जो बचे जाते हैं टाइमिंग के हिसाब से, यहाँ मुझे जरूरत पड़ती थी कि भाई वहां पर चले जाइए, वो वाला काम रह गया है या वो वाला काम रह गया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उनको काम बताता था। इस तरह से मैं पूरा दिन ठीक हैंडल करता था। आपने वहां पे कभी इमरजेंसी कोड का सिचुएशन झेला? कभी इमरजेंसी सिचुएशन आई हो? जानते हैं, आपको पता है? जी, मैं इमरजेंसी कोड के बारे में भी जानता हूं। आप मुझे बताएंगे कोड रेड में क्या होता है? कोड रेड में सर, कोड रेड में फायर से संबंधित ऑप्शंस होता है, जैसे कि अचानक से कहीं आग लग जाती है या कोई कुछ बात हो जाती है आग के अकॉर्डिंग या फायर के अकॉर्डिंग, तो मुझे एकदम नहीं बताना। एकदम बताऊंगा तो भगदड़ मच जाएगी, लोग पेशेंट पे भी घबरा जाएंगे या डॉक्टर घबरा जाएंगे। तो मुझे कोड के अकॉर्डिंग उन्होंने बताना पड़ता था कि भाई इस फ्लोर पे ये वाली ऐसे फायर हो चुकी है, आग लग चुकी है, तो मैं बताता कोड रेड 3rd फ्लोर और रूम नंबर ये, या ओटी या ऑपरेशन थिएटर में, मैं ऐसे करके 3 बार उनको बताता था, ताकि उन्हें अपने ही लोगों को मालूम पड़ जाए कि हाँ ऐसी व्यवस्था हो चुकी है, हमें फायर के अकॉर्डिंग कार्य करना है। तो बताइए, स्पिल के केस में सोडियम हाइपोक्लोराइड की परसेंटेज क्या होती थी इन जनरल में? सर इन जनरल में मिनिमम से मिनिमम 1 लीटर में सर 20 ml। कितना परसेंटेज में? 2% हो गया सर। 2% हो गई। ये महेंद्र है, महेंद्र के साथ में अभी इंटरव्यू शेड्यूलिंग कंडक्ट हुई है। उसमें क्या इनको बेसिक नॉलेज के बारे में पता है, आप देख रहे भी होंगे, जितना भी इन्होंने बताया है अपना डीप में बताने की कोशिश किया है। बट एक चीज की थोड़ा कमी और अच्छाई दोनों बताता हूँ। नॉलेज वाइज ओके हैं, परफेक्ट है, बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, सब कुछ ओके है, लेकिन इंटरव्यूअर जब भी आपको जितना पूछे उससे ज्यादा रिपीट में नहीं बोलना है। सपोज हमें बोला गया आग के बारे में कोड रेड बताइए क्या होती है आग, हम आग की प्रोसेस नहीं बताएंगे जब तक कि हमसे पूछना लिया जाए। हम नॉर्मल बताइए आग, मतलब अगर कोड रेड है तो सर फायर की केस होती है, वो बताएंगे फायर के बारे में मुझे समझाइए, कैसे अनाउंस करते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन होगी, क्या होगी, कैसे होगी, तब आप निश्चित रूप से डिटेलिंग में जाइए। अदरवाइज आपसे वो और भी क्वेश्चंस मेजरली पूछा जाएगा। आपके पास नॉलेज होना अच्छा चीज है, निश्चित रूप से आप उस नॉलेज को रखिए, लेकिन टू द पॉइंट जब आप कोशिश करेंगे देने के लिए, जब आपको एलिब्रेशन की मौका मिले, निश्चित रूप से उसको अच्छा एलिब्रेट कीजिए। ये फीडबैक है, आप भी अगर इस चीज को देख रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ताकि हमें इंटरव्यूअर के एकदम क्या क्वेश्चन पूछना उतना ध्यान पे देने के लिए जरूरत है। ठीक है महेंद्र, ठीक है, आप इनको एक बार माइक दे दीजिए, एक बार हम बात कर ले। थैंक यू। आप मोहसिन बताइए, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मोहसिन खान है जी। और मैं जीवन हॉस्पिटल में लोनी में काम कर चुका हूँ एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, तो वहां पे क्या देखते थे आप, हाउसकीपिंग या जीडीए? हाउसकीपिंग देखता था, हाउसकीपिंग और जीडीए दोनों ही थे, दोनों स्टाफ था। ठीक है, तो दोनों को ही एडजस्ट करना पड़ता था। ओके, तो वहां पे आपके हाउसकीपिंग को ब्रीफिंग करते होंगे, तो बायोवेस्ट सब के बारे में पता था सारी चीज? उनको बताया जाता था, जिसको जो अगर नया कोई आता था बंदा तो उसको थोड़ा सा टाइम देके उसको बताया जाता था उसके बारे में, अगर उसको नहीं पता होता तो। अच्छा, एक बात बताएंगे मुझे, वो अगर ब्लू कलर के बायोवेस्ट में, ब्लू कलर के डस्टबिन में कौन सा क्या चीज जाएगी? ब्लू कलर में सर जो कांच के जितने भी वो होता है वेस्ट वो जाता है उसमें। और रेड में? रेड में प्लास्टिक आइटम, जो ग्लव्स हो गए, ठीक है, एनएस की बोतल हो गई। ओके ओके, ये सारी चीज आपको ब्लू और रेड में जाती है इसमें। अगर आपने कभी केमिकल्स का भी, वहां पे कौन सा केमिकल यूज करते थे जीवन सर? इन्फेक्शन हटाने के लिए तो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है वो तो मस्ट है हॉस्पिटल में। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन का जो हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का वो होता है, तो इसलिए वो तो यूज करना जरूरी है। ठीक है, और इन जनरल अगर हमें हार्ड स्टेन रहे तब क्या करेंगे? हार्ड स्टेन के लिए सर R9 जो एक केमिकल आता है, ओके, वो यूज कराया जाता था 1 लीटर वाटर में 50 ml। R9 1 लीटर में 50 ml आप यूज करते थे। ठीक है, अगर मान के चलिए हमारे पास मतलब टास्की के सीरीज नहीं हो, ये टास्की का सीरीज की केमिकल की बात बता रहे हैं, अगर हमारे पास अगर टास्की नहीं है, ऐसा कैसे सिचुएशन आ रही है जिन्हें आपको इन जनरल वे में हमें कुछ और भी केमिकल्स यूज करना है, इन्फेक्शन हटाना है, इन्फेक्शन के केस आ रही है, तब आप कौन सा केमिकल यूज करेंगे? इन्फेक्शन के लिए जनरली कौन सा करते थे आप, क्या करते? सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते थे। ठीक है,
अगर आपके सिचुएशन की एक बात है, एक पेशेंट है, अगर पेशेंट को वो बोल रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं एक रूम में चिल्ला रहे हैं, लगातार बार बार कॉल कर रहे हैं और आपके जो जीडीए स्टाफ है वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, आप उस पेशेंट को, अटेंडर उनका इतना एग्रेसिव है जो कि उनको लग रहा है यार यहाँ पे सर्विस नहीं लेना चाहिए, सर्विस डिले है या दिक्कत आ रही है, आप उस पेशेंट या अटेंडर से कैसे मैनेज करेंगे, क्या बात करेंगे, कैसे उसको शांत करेंगे, और हमें अच्छी सर्विस भी चाहिए होगा, उनको सेटिस्फाई कैसे करेंगे? सो सबसे पहले तो उनसे पूछा जाएगा कि आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत हो रही है, किस चीज से हो रही है, आपको हाउसकीपिंग से दिक्कत है, जीडीए से है, अगर नर्सिंग स्टाफ से है तो हम जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ से जाके नर्स को बुला कर लाएंगे, तो उनसे जाके उनको बताएंगे कि इनको इस चीज में दिक्कत आ रही है। एक और सिचुएशन है, एक हमारे पास 3 पेशेंट हैं एक्चुअली 3 रूम में, उस 3 रूम में एक को चाहिए था हमें एचआर के, एक रूम में मतलब पेशेंट का कॉल है जो हमें पानी ला के दीजिए, एक जीडीए स्टाफ या जैसे भी आपको कॉल आ गई जो आपको हमें पानी ला के दीजिए, दूसरे का पास एक कॉल आपके पास आ रही है दूसरे पेशेंट का, मुझे मेडिसिन ला के दीजिए, और तीसरे के एक कॉल आपको तभी क्या किसी हॉस्पिटल में एचआर का कॉल आ गया तो मेरे पास आके मिलो आप, ठीक है। 3 सिचुएशन आई, एक मेडिकल की, एक पानी देने के लिए पेशेंट की, तीसरी आपके एचआर की कॉल आ गई आप मेरे रूम में आके मिलिए, आपसे कुछ कंप्लेन है या कुछ बात करनी है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप क्या प्रायोरिटी सेट करेंगे आप? सर सबसे पहले तो सर जहां हम काम कर रहे हैं वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले पेशेंट की सर हेल्थ के इशू के बारे में देखेंगे हम। तो सबसे पहले जो जिसको मेडिसिन चाहिए होगी सर हम उसके पास जाएंगे, और बाकी को कहेंगे कि सर अभी हम वहां से जो भी है निपटा के हम आपसे आपके मिलते हैं। तो सबसे पहले सर हम मेडिसिन देंगे, फिर उनको जो पेशेंट है उनको जाके सर पानी वानी का जो भी अरेंजमेंट कराना होगा वो उनसे स्टाफ से कह दिया जाएगा, फिर सर एचआर से सर मीट कर, मतलब पहले आप मेडिसिन देखेंगे, फिर पानी पेशेंट का, फिर तीसरे में एचआर में, ठीक है। आप कभी आपके अंदर में कितना बच्चे काम करते थे वहां पे? सर वहां पे सर 25। कितना बेडेड हॉस्पिटल थी? सर 40 से 50 बेड के अराउंड था। तो 25 स्टाफ लगाए थे, कुछ ज्यादा नहीं थे? कितना आवर्स की ड्यूटी थी? सर शिफ्ट में था, 2 शिफ्ट में था, 2 शिफ्ट मिला के अपने 25 स्टाफ, जीडी हाउसकीपिंग मिला के था जी। ओके, तो और अकेले सुपरवाइजर थे और भी? जी अकेले थे, छोटा हॉस्पिटल था तो एक अकेले। क्या आप मेंटेनेंस भी देखते थे वहाँ की? मेंटेनेंस का काम हो गया, जैसे टैप में पानी नहीं आ रहा हो? नहीं, मेंटेनेंस का सर काम नहीं था, मेरा हाउसकीपिंग और जीडीए की था। मेंटेनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट था। पेशेंट का फ्लो क्या थी वहाँ पे हॉस्पिटल की? सर क्योंकि ओपीडी लगती है तो सर रोज का डेली जो ओपीडी लगती है तो तकरीबन 40-50 पेशेंट तो आते ही हैं, ठीक है। और जैसे छुट्टी होती है तो उस दिन कम हो जाता है, मगर जो है जो एडमिट होते हैं सर वो तो रहते ही हैं पेशेंट को, ठीक है। अभी मोहसिन का हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हुई है, इन जनरल छोटा इंटरव्यू हम शॉर्ट में लेना चाह रहे हैं अभी। तो ये जनरल वे में ये जितना चीज बताएं ऑन एन एवरेज इनकी कॉन्फिडेंस सब कुछ ओके है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा सिचुएशन को भी सही बताया, जैसे पेशेंट की सिचुएशन एक क्रिटिकल मैंने सिचुएशनल पूछा, नॉलेज वाइज में भी हमने बायोवेस से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा है, तो वो सब सारे चीज में ओके है इनके, और ये कॉन्फिडेंस के साथ ये बता भी पा रहे हैं, तो ये अच्छा ही चीज है। आप इनसे कुछ और भी अराउंड आप चाहते होंगे सीखने के लिए तो कर भी सकते हैं, इसमें से कोई सच बड़ी कोई इशू नहीं है, इंटरव्यू के लिए अच्छा है। अब हम इनको एक बार हम रिजवान से बात कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रिजवान, कैसे हैं आप? बताइए सर। ठीक, अपने बारे में बताइए आप। सर मेरा नाम रिजवान है, मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूँ, ठीक है। और वहाँ पे 50 बेडों का एक जनरल हॉस्पिटल है, मैं वहाँ काम करता था, ठीक है। 1 साल मैंने वहाँ काम किया सर। तो सबसे पहले जब मैं जॉब करता था, जब मैं ड्यूटी जाता था तो 8 बजे की जैसे ड्यूटी थी तो मैं 7:30 बजे चला जाता था, आधे घंटे पहले के। जो मैं मेरे साथ जीडीए वाले थे, हाउस कीपिंग वाले थे, मैं उनको सब 30 बंदे काम करते थे मेरे नीचे सर, तो उनको अलर्ट करना, उनको डिसिप्लिन देखना, तो वो देखता था सर मैं। सबसे पहले उनका डिसिप्लिन देखना, फिर अटेंडेंस लगवानी सर। तो आप कितना दिन काम किए वहाँ पे? सर 1 साल काम। 1 साल कंप्लीट किए? क्यों, क्या वजह होगी छोड़ने की? सर मेरे एग्जाम थे बीच में, तो मुझे ज्यादा छुट्टियां चाहिए थी, तो इसलिए वो मैनेज नहीं कर पाए, तो इसलिए रिजाइन देना पड़ा। ओके, कब एग्जाम खत्म हो गई अभी? और भी एग्जाम हो गई, फिर दोबारा ज्वाइन करना चाहिए था उनको वहाँ पे जाके आपको। जी, आप वहाँ दोबारा ट्राई नहीं किए? जी वहाँ पे, क्योंकि फिर सर मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यहाँ का स्टूडेंट हूँ, फिर मैं यहीं पढ़ने लगा, फिर मैंने यहीं सोचा कि मैं यहीं दिल्ली से ही जॉब करना चाहता हूँ। अच्छा जी सर। तो आप इसलिए यहाँ स्विच कर लिया, चूंकि साल भर का एक्सपीरियंस है इन जनरल में। हमें आप मुझे ऐसे कुछ पॉइंट्स बताइए जो कि हमें पेशेंट के सेटिस्फेक्शन में अच्छा काम कर पाएगा। आप चूंकि पढ़े लिखे हैं, आपके पास साल भर का एक्सपीरियंस है,
पेशेंट सेटिस्फेक्शन में चाह रहा हूँ और अच्छा हो, पेशेंट 100% खुश होकर जाना चाहिए, तो मैं उसके लिए आप क्या हमें एडवाइस देंगे, क्या ऐसा क्या काम करवाएंगे ताकि पेशेंट हमारा 100% सेटिस्फाई हो? सर जो काम करते थे, जो जीडीए वाले और हाउसकीपिंग वाले जो काम करते थे, सबसे पहले मैं उनको एक बोलता था कि मतलब अच्छाई से अपना एक डिसिप्लिन से काम करना है, जिससे कि पेशेंट आते हैं, पेशेंट के साथ आते हैं कि जिससे कोई किसी का ठेस ना पहुंचे, प्यार से सब चीज़ पहले उन्हें ये समझाता था सर, जिससे कि और फिर सर उनको काम बताता था, जैसे डिपार्टमेंट नेम थे अलग, जैसे आईसीयू में, एनआईसीयू में, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे सर, उसमें काम कराता था सर। क्या था, जैसे कि मैं सुपरवाइजर हूँ सर, तो मैं पहले उन्हें एक्टिव कर देता था कि स्पिल मैनेजमेंट के लिए BMW जैसे बायोमेट्रिक है या इमरजेंसी कोड है या फायर है, हर चीज़ के लिए मैं एक्टिव कर देता था सर उनको, कि हर चीज़ अलर्ट रहना है, मतलब कि जैसे स्पिल मैनेजमेंट है, कुछ भी है, कहीं पेशेंट जा रहे हैं, हम इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं, उसने यहाँ वो मीटिंग कर दी, वो कैसे करना है, 2-3 जगह कर दी एकदम, तो कैसे उसको मैनेज करना है, तो वो मैं उनको समझाता था सर मैं, कि किस चीज़ का कैसे उसका मेडिसिन का या किसी भी चीज़ का अदर या केमिकल का या कैसे यूज़ करना है सर, ओके, वो बताता था मैं। तो ये डिटेलिंग के साथ आप बच्चे को डेली ब्रीफ करते थे अपनी सारे चीज को लेके? डेली। क्या बच्चे छोड़ के भी जाते थे वहाँ पे जॉब, कैसे रोकते थे, क्या आपकी प्रोसेस सर? जैसे बच्चे छोड़ के नहीं जाते थे, वो बोलते थे छुट्टी के लिए या मैनेज करने के लिए, तो मैं सर उनको जैसे नाइट को और डे की ड्यूटी को कनेक्ट कर देता था, उसको मैनेज करा देता था। मैनेज करते थे आप इसमें से? अगर वहाँ पे अगर दोबारा यहाँ पे ज्वाइन करा रहा हूँ, अगर दोबारा उस हॉस्पिटल से कॉल आएगी तो क्या आप जाना चाहेंगे वहाँ पे? सर जाना चाहूंगा, अब तो नहीं सर, अब मैंने ज्वाइनिंग कर लिया है यहाँ से। अब ऐसे नहीं कि मैं आज यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ कल वहाँ ज्वाइनिंग, ऐसा नहीं है कि एक ही में, जैसे मेट्रोलाइट में ज्वाइनिंग करनी है, अब यहीं से हमें अच्छा एफर्ट करना है, अच्छा परफॉर्मेंस करना है, यहीं से हमें ऊपर जाना है। ठीक है, ये सर, तो मकसद आगे बढ़ना है सर, ये नहीं है कि मतलब छोड़ के एकदम चले जाएं फिर नीचे लो लेवल पे, तो यहाँ से जाकर सुपरवाइजर से सीनियर सुपरवाइजर, एरिया मैनेजर अदर। चलिए ठीक है रिजवान, आप रिजवान का मैं फीडबैक देता हूँ, आप माइक उनको तब तक मैं दे दीजिए। रिजवान का मैं फीडबैक देता हूँ, जो रिजवान सब कुछ अच्छे बता रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, तरीका बोलने का, सब कुछ ओके चल रहा। इनमें एक चीज का आप एड ऑन कर सकते हैं अपने वाले में, जब जब आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में बताइए कुछ अगर बोला जाए, तो आपको पूरा डिटेलिंग जितना आता वो नहीं बताना होगा, हमें कुछ पॉइंट पे जाके रुक जाना है। ये रुक जाना कि दिन भर में हम क्या करते थे वो नहीं बताना, हमें बताना बेसिक, मेरा नाम रिजवान है, सपोज रिजवान बोले, रिजवान है, मैं यहाँ से हूँ, मेरे पास इस हॉस्पिटल के इतना साल का सर एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पे एज ए सुपरवाइजर जॉब करने के लिए आया हूँ। अगर हम एक पॉइंट देके हमें एचआर के पास में पॉइंट छोड़ देना, ताकि वो हमें और भी क्वेश्चन उनका क्या इच्छा वो पूछ सकते हैं। मैं दिन भर में क्या काम कर रहा था, वहां पे क्या कैसे किया नहीं किया, वो हमसे एचआर खुद पूछेंगे, तब हम बताएंगे। मतलब वहां पे जाके क्वेश्चन मार्क को खत्म करना उस चीज पे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज इन्होंने जितना भी चीज बताया कॉन्फिडेंस के साथ एक्चुअल सही बताया, तो हम उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं अपने वाले में। हमारे साथ पंकज है अभी, मैं पंकज से, गुड आफ्टरनून पंकज, आप बताइए अपने बारे में बताइए कुछ। सर मेरा नाम पंकज है, मैं यूपी अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैंने एक संजीवनी क्लिनिक में काम किया है लगभग 2 साल। अच्छा जी, तो क्या प्रोसेस थी संजीवनी क्लिनिक का, क्या आप वहाँ पे इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल करते थे आप? सर इन्फेक्शन सबसे पहले तो अगर मैं वहाँ जाता इन्फेक्शन को रोज करें सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का इस्तेमाल करके उसको हम खत्म करते हैं। ओके पंकज, एक बात बताइए, वहाँ इमरजेंसी कोड सब इनेबल थी, कभी बचती थी इमरजेंसी कोड? वैसे तो जब तक मैं जितना दिन मैंने काम किया उस टाइम पे तो कभी नहीं यूज हुआ। जी जी, लेकिन क्या आपको पता है आप कर लेंगे? पता तो था आपको पता था, लेकिन अभी ऐसा यूज नहीं हुई? नहीं हुआ सर कभी। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएंगे कोड ब्लू का क्या मतलब है? सर कोड ब्लू का मुझे कोड रेड बताइए। कोड रेड फायर के लिए होता है सर। ओके, कोड ब्लैक बम जो बाहरी आपदा के लिए। अगर कभी किसी का हार्ट अटैक आती है उसके लिए कौन सा कोड यूज करते हैं? कोड पिंक। कोड पिंक करते थे। कोड आपको कॉन्फिडेंस के साथ याद है या आपको अभी डाउट है कोड में? सर कॉन्फिडेंस के साथ अभी यूज भी नहीं किया। बायोवेस्ट सब के बारे में आप वहाँ यूज करते थे? हाँ जी सर, वो सारे। कभी ऐसा कोई तो केस नहीं है ये जो बायोवेस्ट में दिक्कत आई? नो। अच्छा, कभी वहाँ पे NABH हुई थी, वो ऑडिटेड थी, क्या थी? नहीं सर, ऐसा तो NABH नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ पे तो NABH ऑडिट होती है। क्या आप NABH करवा लेंगे आपको लगता है? हाँ बिल्कुल सर, करवा लेंगे।
क्या करेंगे? एनएबीएच में क्या सावधानी रखेंगे आप? क्या हाउसकीपिंग से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? एनएबीएच में सबसे पहले तो हमें तो बीएमडब्ल्यू से ज्यादातर क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। उसके बारे में पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा कूड़ा में जाना चाहिए, कौन सा, ठीक है। इन सब चीजों का ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सिर्फ बीएमडब्ल्यू ही रहता है या कुछ और भी? नहीं सर, कई सारे चीजें दिखते हैं। अच्छा, बीएमडब्ल्यू की चर्चा कर रहे हैं, मुझे आप बताइए एक चीज को, जो बीएमडब्ल्यू को अगर हम क्लीन करवाते हैं, सपोज उसमें डालते हैं, तो आप येलो में क्या जाती है बताइए आप? येलो में सर ये मतलब कि जिससे इन्फेक्शन होते हैं वो सारी चीजें उसमें जाती है, इन्फेक्टेड आइटम। हाँ जी सर। ओके, और बीएमडब्ल्यू को जब हम गार्बेज बैग को भर देते हैं तो कितना परसेंट फुल भर देना चाहिए? क्या नहीं सर, फुल नहीं भरते हैं, क्योंकि इतना ही भरते हैं, लगभग 70% तक हम भरते हैं, उसके बाद उसको पैक करके उसको साइड कर देते हैं। अच्छा, एक पीपीसी होती है, व्हाइट कंटेनर, मतलब व्हाइट कंटेनर, ये क्या होता है? इसमें क्या सर इसमें हम जो निडल्स होते हैं वो सारे उसमें डालते हैं, पीपीसी में डालते हैं। कंटेनर में आप बताइए कितना % आपके अंदर में थे संजीवनी क्लिनिक सर में? वहाँ पे हमारे अंडर में लगभग 20-21 लोग थे। 21 लोग थे। कितना बेडेड थी ये? लगभग 40। कभी ऑपरेशन थिएटर आप घुसे उसमें देखे थे? ऑपरेशन बिल्कुल सर। क्या निगरानी आप रखते थे वहाँ? सर वहाँ पे हमें सबसे पहले तो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई भी चीजें इन्फेक्टेड चीजें नहीं होने चाहिए, दूसरा ऑपरेशन होने। जी जी। जो अब जैसे अभी एक ऑपरेशन चल रहा है तो वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसकी इतनी अच्छी से क्लीनिंग कराई जाती थी कि उसमें कोई भी इन्फेक्टेड चीज ना, दूसरा पेशेंट आए तो उसको जो दूसरा पहला ऑपरेशन हुआ उसका कोई इन्फेक्शन उसके अंदर ना जाए। ओके, क्लीनिंग का ज्यादा ध्यान रखते थे। ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी है, अगर आपके पास देखिए 3 एम्प्लॉय हैं और 3 मतलब 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर में एक लड़का शॉर्ट कर गया आपके पास जो डेली आता था, 3 ही लड़के हैं, आपको उस 3 लड़का में काम करवाना, चारों फ्लोर का एक लड़का को देना था, लेकिन एक लड़का शॉर्ट हो रही है आपकी, आप कैसे मैनेज करेंगे? 3 लड़के क्या ध्यान रखेंगे, कैसे निगरानी करेंगे? सर अब जब मेरे पास 3 लड़के हैं, 4 फ्लोर पे मेरे को मुझे काम करना है, जी जी जी। तो सबसे पहले मैं इमरजेंसी वार्ड में एक लड़के को तो हमेशा फिक्स कर दूंगा सर। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक जनरल वार्ड में, ऑपरेशन थिएटर में, अदरवाइज और भी कई जगह वहां पे पेशेंट जो आते हैं बहुत कम आते हैं, मतलब रेयर केस में ही वहां पहुंचते हैं, तो वहां पे हम खुद मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 2 जगह फिक्स करेंगे, एक लड़के को हम दोनों जगह अदरवाइज मैनेज करेंगे आप। ठीक है। मैं अभी आपका पंकज का इन्होंने इंटरव्यू दिया है, बेसिक में आपका फीडबैक देता हूं पंकज में। पंकज को थोड़ा इमरजेंसी कोड में दिक्कत रही है, इन्होंने जैसे कोड पिंक और कोड ब्लू में मिस्टेक हुई है, उनको एक बार ध्यान देना पड़ेगा इस चीज में। मतलब आप जहां भी जाइए तो उस चीज को ध्यान मतलब याद करके जाइए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। आप एज ए सुपरवाइजर जा रहे हैं, ये सारी चीज हमें जो नीचे काम करते हैं या ऊपर काम करते हैं हर किसी को पता होता है हेल्थ केयर वर्कर के, तो एक चीज का उस चीज में भी। दूसरी पॉइंट इनकी एक थी, जैसे मैंने एक सिचुएशनल क्वेश्चन डाला, 3 लड़के हैं और 4 फ्लोर है। अब 4 फ्लोर में आपको हर जगह पे काम निकालना है, हर जगह पे हमें काम को बांटना है, तो हमें ऐसे यूज करना पड़ेगा। जो सपोज 3 में से जो एक्टिव 2 बंदे होंगे उनको आप अपना फ्लोर एक फ्लोर दीजिए कंप्लीट, और एक फ्लोर में कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटे के लिए ऊपर वाले फ्लोर दे दीजिए, और उससे भी ऊपर वाले फ्लोर के लिए उसके बाद का दे दीजिए। मतलब 1.5 फ्लोर बांट दीजिए कुछ आवर के लिए, ताकि एक्टिवली होती रहेगी काम। अगर हो सकता है इन्होंने जैसे ओटी में बताया, हो सकता है ओटी में अभी हमारी केस नहीं बन रही है तो हमें तो वहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें इमरजेंसी में है सिचुएशन, इमरजेंसी में कोई केस है आए हैं तो हमें इमरजेंसी में लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम स्किप भी कर सकते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेंट को हमें बराबर प्रॉपर रेशियो में बांटना होगा, ये चीज का था, उन्होंने सही बताया है, और भी इसको अच्छे बेहतर वे में इसको मोटिवाई करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस का एक बेसिक इंटरव्यू रहा, और आप लोग इस टाइप के इंटरव्यू से भी आपको हेल्प मिल सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। इसमें से कहीं भी जो पढ़ाई इनको दिया गया है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चीज इन्होंने बताया, बहुत हद तक हर किसी ने बताया। हम इनकी बात गजन से बात करें, अभय से बात करें, महन से, या इन लोगों से भी बात करें, सबका नॉलेज बराबर है, इक्वल है, अपनी अपनी तरीका है बोलने का, अपनी तरीका समझाने का। कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन से बहुत जगह पे पूछा जाता है, आपको कभी भी डायरेक्ट जनरली नहीं पूछा जाता है जो आप येलो गार्बेज में क्या डालेंगे, ब्लू में क्या डालेंगे, इमरजेंसी कोड क्या होगा, बहुत कम रेशियो में पूछा जाएगा। आपको सिचुएशन बना के दिया जाता है, इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सुपरवाइजर में जनरल पूछा जाता है। अगर नीचे लेवल के इंटरव्यू आप देते हैं उसमें से आपको जनरल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो सिचुएशन का हैंडल करने का वो आपसे ये देखना चाहते हैं आप किस तरीका से हैंडल करेंगे सिचुएशन की। अगर वो सिचुएशन हैंडल की कैपेबिलिटी आपके अंदर में है, अगर वो अच्छे तरीका से मैनेज कर पा रहे हैं, सेटिस्फैक्टरी जवाब दे पा रहे हैं, तो आपकी बेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो सिचुएशनल क्वेश्चन पे आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए, आप इतना देखे, थैंक यू।